राजस्थान के जैसलमेर में एक गांव है। एक गांव जिसमें घर है लेकिन लोग नहीं हैं, मंदिर है लेकिन भगवान नहीं है, घोंसले है लेकिन परिंदे नहीं है। इस गांव का नाम कुलधरा है, लेकिन कुलधरा के बारे में इंटरनेट की दुनिया में जो भी कहानियां मौजूद है उसमें असली कहानी नहीं है। वो कहानी जो तथ्यात्मक हो, वो कहानी जो हकीकत से जुड़ी हुई हो, वो कहानी इंटरनेट पर नहीं है। इंटरनेट पर कुलधरा को सिर्फ एक भूतिया गांव की तरह दिखाया गया है। एक गांव जहां पर रात को कोई ठहरता नहीं है, एक गांव जहां की गलियों में साई साई की आवाजें आती हो, एक गांव जो सस्पेंसिव हो, जो एक सस्पेंस मूवी क्रिएट करने के लिए, एक फिल्मी दुनिया के लिए एक आधार हो सकता है। तो आज हम कुलधरा की उसली असली कहानी की बात करेंगे कि आखिरी ये जो कुलधरा से पलायन हुआ था, या ऐसे ही पालीवालों के 84 गांवों का पलायन हुआ था, वो क्यों हुआ था और उस पलायन के पीछे की पूरी कहानी क्या है। ये बात 1880 सम्वत 1880 के लगभग की है। उस समय जैसलमेर में सालम सिंह नाम का एक दीवान हुआ करता था। वो व्यवहारिक तौर पर क्रूर था, क्योंकि कहते हैं कि बचपन में जब वो बहुत छोटा था तब उसके पिता की भरे दरबार में राजकुमार जो उस समय के थे उसने तलवार से काटकर हत्या कर दी थी, और उस पिता की हत्या ने एक माहेश्वरी समाज से ताल्लुक रखने वाले एक दीवान को इतना क्रूर बनाया कि जब वो अपने सत्ता के शीर्ष पर था तो जैसलमेर में या जैसलमेर रियासत के दायरे में आने वाले हर शख्स की उसके नाम और उसकी शक्ल देख करके रूह कांप जाती थी। एक ऐसा क्रूर दीवान जिसका आतंक इतना कि जैसलमेर रियासत का कोई भी मजबूत राजपूत ठाकर उस समय या तो सालम सिंह के आगे सरेंडर कर चुका था, या फिर वो इलाका छोड़ करके दूसरे रियासतों की शरण ले चुका था। कुछ ने जोधपुर की शरण ली तो कुछ ने बीकानेर की शरण ली। सालम सिंह की नजर जिस भी खूबसूरत लड़की पर पड़ती रियासत में, वो उससे अपनी या तो रखैल बना लेता या फिर उससे शादी कर लेता। इसी बीच में वो एक दिन अपने दो लोग, सुरता और आना, सुरता सालम सिंह का सहयोगी था, आना सालम सिंह का अंगरक्षक था। दरअसल आना पहले एक नॉर्मल सिपाही हुआ करता था, लेकिन किसी एक शादी के समय, किसी एक कार्यक्रम के बीच में माफी चाहूंगा, एक बार सालम सिंह पर जब जूता फेंका जाता है तो आना एक झटके के अंदर हवा में आते हुए जूते को तलवार निकाल करके दो टुकड़े में कर लेता है। इस फुर्ती को देख करके सालम सिंह बेहद प्रभावित होता है और उसी दिन से आना को अपना अंगरक्षक बना लेता है। तो सालम सिंह अपने सहयोगी सुरता और आना के साथ किसी रोज ऊंटों पर सवार होकर, घोड़े और ऊंटों के लाव लश्कर के साथ में, खाबा नाम का एक गांव था, वहां पहुंचे। ये पालीवालों का गांव था, उन 84 गांवों का हिस्सा था जो पालीवाल उससे 500 साल पहले जैसलमेर रियासत में आकर बसे थे। और उस समय के महारावल ने इन पालीवालों को यह भरोसा दिया था कि आप यहां पर रुकिए, आपके कामकाज से, आपके व्यवहार से, आपकी कार्यकुशलता से जैसलमेर रियासत समृद्ध होगी। बदले में यह वचन दिया गया कि आप पर रियासत की तरफ से कभी कोई लाग नहीं लगाया जाएगा, आपको पूरा संरक्षण यहां पर दिया जाएगा। और जो ये खाबा गांव था वो किसी समय में विराटनगर नाम की यहां पर मंडी हुआ करती थी, क्योंकि भारत के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो जब तक समुद्री रास्तों का एक्सप्लोर नहीं हुआ था तब तक जो मिडिल ईस्ट की तरफ जो व्यापार हुआ करता था, जो यूपी और इस रास्ते दिल्ली से जाया करता था, उसका रास्ता पड़ता था जैसलमेर। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया यही होता था कि जो माल या तो उधर की तरफ जाता था या वापस आता था, उनसे चुंगी नाकों का टैक्स लेना, या फिर रियासत से उस माल को सुरक्षित पार करवाने के बदले में लोग व्यापारियों से पैसे लिया करते थे, सुरक्षा के बदले, सिक्योरिटी देने के एवज में पैसे लिया करता। तो ये एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया हुआ करता था। इसी में से एक गांव था खाबा, जो बेहद समृद्ध गांव था, जहां अलग अलग जातियों के लोग भी रहते थे। सालम सिंह अपने सहयोगी सुरता और आना के साथ गांव के बाहर के कुएं पर जाते हैं। भरी दोपहर का समय हो चुका होता है, ऊंटों से लेकर के लोगों को खुद को प्यास लगी होती है, वहां पर रुकते हैं, पानी पीते हैं। और पानी पीते हुए सालम सिंह की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उस समय चड़स को सींच रही थी। चड़स, जो जैसलमेर के लोकल लोग हैं वो समझते हैं कि एक बेरे माथे हकीकत पानी निकाला करे। सालम सिंह ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन अपने सहयोगी सुरता से कहा कि ये लड़की कौन है। और जब सालम सिंह पानी पी रहा था तो वो उस लड़की को घूरते हुए देख रहा था। सालम सिंह शक्ल से ऐसा था कि उसे करीब से कोई भी देखे तो उस खतरनाक चेहरे को देख करके रूह कांप जाए।
कद काठी का भी सालम सिंह अच्छा था और खूंखार चेहरा था, गुस्सैल चेहरा था। बच्ची सकपकाई, चुंदरी को सिर पर ओढ़ा और अपनी भाभी के साथ में जो गांव की तरफ, जो महिलाएं वापस घड़े पानी के भर के गांव की तरफ जा रही थी, उनके साथ में वो निकल रही थी, गांव जाती। सालम सिंह ने अपने सहयोगी सुरता को इशारा किया, कौन है पता करो, मुझे ये लड़की चाहिए, यानी कि उसे शादी करनी थी उससे। सुरता कुछ ही समय में पता करके आता है। पता चलता है कि उस लड़की का नाम मिर्गा है। इस एरिया में कई लोगों, बच्चियों के नाम मुर्गा नाम से, जिसको सिंपल भाषा में गांव में मुर्गा बोलते हैं। हरजल जी पालीवाल की बेटी है। लेकिन जब तक यह सूचना होती है तब तक गांव के लोगों को यह पता चल जाता है कि आज दीवान साहब हमारे गांव आए हैं हुए, और कुएं पर अभी पानी पिया है, वहां पर ऊंटों को छांव में बांधा है, आराम कर रहे हैं। गांव के भागे भागे लोग पहुंचते हैं। गांव के जो पंच मुखिया थे गोवर्धन जी पालीवाल, वो भी भागे भागे पहुंचते हैं। उनको कोटड़ी लाया जाता है, गादे लगाए जाते हैं, तकिए लगाए जाते हैं, उनकी सेवा के अंदर शरबत, दूध, केसर डाले हुए और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। इसी बीच में सुरता पूरे गांव में घूम करके सारी डिटेल पता करके आ जाता है कि उनका घर कहां पर है, किस तरह की स्थितियां हैं, और ये सब चीजें होती हैं। चूंकि दीवान है तो जाहिर सी बात है, जब वो गांव की कोठड़ी में बैठे हुए तो गांव के हालचाल जाने गए, यहाँ की आवक कैसी हो रही है, लोगों की स्थितियां कैसी हैं, खेती बाड़ी कैसी है, इन सभी चीज़ों की तमाम लगाई जाती है। शाम तक होते होते ऊँटों को वापस पलाण किया जाता है और जैसलमेर लौट आते हैं। जैसलमेर लौटते ही सालम सिंह ने सुरता को बुलाकर कहा, तुम जानते हो ना मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ। सुरता समझ गया, लेकिन सुरता ने कहा कि हरजल जी पालीवाल का घर गांव के बीचों बीच है और वहां से लड़की को उठाना बहुत मुश्किल है। तो बोला कि जब आपको लगता है कि उठाने से लोगों को पता चल जाएगा तो चलने दो, पता आप उठा कर लाओ। तो उन्होंने कहा कि पालीवालों से वैर लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक तो पालीवालों के 84 गांव, दूसरा इनमें एका इतना कि 1 लोटे पानी पीते हैं, लिहाजा रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो सुरता एक एडवाइस देता है, क्यों ना शादी की जाए, उसे रानी का दर्जा दिया जाए। ये आइडिया सालम सिंह को भी ठीक लगा। सालम सिंह की इससे पहले 6 शादियां हो चुकी थी, जिसे रानी का दर्जा देकर के लाया गया हो, वो हो चुका था। सालम सिंह ने तुरंत सुरता को भेजा वापस खाबा गांव। वो खाबा गांव पहुंचा, हरजल जी को बुला करके बात की। हरजल जी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो जो गांव के पंच थे गोवर्धन दास जी पालीवाल, उनको बुला करके प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने भी ठुकरा दिया कि हम पालीवाल ब्राह्मण हैं और हम अपनी जाति, बिरादरी, अपने धर्म को ताक पर रख करके ऐसे किसी भी प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेंगे, चाहे वो रियासत के दीवान की तरफ से आया हुआ प्रस्ताव ही क्यों ना हो। ये जब बात वापस, एक तरफ तो सुरता लेकर के गांव पहुंचा और दूसरी तरफ जब सुरता ने हरजल जी पालीवाल को कहा तो हरजल जी की हालत खराब हो गई। वो घर गए, अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा कि नहीं, हम इस तरह की कोई चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक डर था। तो उन्होंने पहले गोवर्धन जी पालीवाल जो गांव के मुखिया थे उनको ये पूरी कहानी बताई। उन्होंने उसका जब साथ दिया कि नहीं तुम सही हो, हम धर्म के रास्ते से अड़ीग नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो फरमान कहीं से भी किसी भी स्तर से क्यों ना हो, तब थोड़ा हरजल जी कॉन्फिडेंस हुए कि अगर गांव की मुखिया मेरे साथ है तो हमें अपने दावे पर, अपनी बात पर अड़ीग रहना चाहिए। अब जब सुरता ये बात सूचना लेकर के वापस दरबार जैसलमेर पहुंचा कि दीवान के आदेश को किसी ने ठुकरा दिया है, अब ये सालम सिंह के लिए बर्दाश्त करने की बात नहीं थी, क्योंकि सालम सिंह के नाम सुनने से लोग कांपा करते थे उस समय। सालम सिंह ने अपने अंगरक्षक आना को भेजा। पहले तो उसे कहा कि जिन लोगों ने मना किया, यानी कि गांव के मुखिया गोवर्धन जी पालीवाल और पिता, उस बच्ची के जो पिता थे हरजल जी पालीवाल, उन दोनों को उठा करके लाओ। लेकिन बाद में यह सलाह दी गई कि शुरुआत में तुम मान मनोवर के साथ में लेकर के आओ। दोनों को लाया गया दरबार में। सालम सिंह के सामने उनको पेश किया गया। सालम सिंह ने अपनी बात रखी, लेकिन उसे भी वो लोग मना कर देते। वो वापस जाते हैं। अब सालम सिंह के जहन में आया कि इन पालीवालों के अहंकार को तोड़ना है, इन पालीवालों को सजा देनी है, इनको पनिश करना है। लिहाजा जिन पालीवालों को जैसलमेर महारावल ने यहां बसाते समय यह वादा किया था कि आप पर कोई लाग नहीं लिया जाएगा, आप पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, उन पर कर लगाए गए। चूल्हा दीठ 500 रुपए, चूल्हे दीठ 500 रुपए का मतलब हर घर, हर परिवार के सामने 500 रुपए। आप सोचिए कि आज से 250-300 साल पहले 500 रुपए की अहमियत क्या थी। सालम सिंह ने तर्क ये दिया कि चूंकि अभी हमने एक किशनगढ़ का किला खरीदा है, बीकानेर से युद्ध हुआ है, अकाल की स्थिति है, लिहाजा हमें सिंध से अनाज मंगवाना है,
पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना, और इतना बड़ा खर्चा है। और पालीवाल ही एकमात्र ऐसी समाज है, एकमात्र ऐसी बिरादरी है जो काफ़ी समृद्ध है, जिनके लिए ये 500 रुपये का कर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जब ये बातें सार्वजनिक हुई, समाज के अंदर विरोध होना शुरू हुआ, कहा कि हम ये टैक्स नहीं देंगे। बातें पहुंची समाज के मुखिया, एक तो गांव का मुखिया, फिर पालीवालों के जो एक 84 गांव थे, उन 84 गांवों के भी एक मुखिया थे, श्रीधर पालीवाल, पंडित श्रीधर पालीवाल। उन्होंने आखिर में यह फैसला लिया कि मैं कुछ पंचों को साथ में लेकर के जाता हूं और दीवान साहब से चर्चा करता हूं कि यह गलत बात है और 500 रुपए का टैक्स बहुत बड़ी बात है, और जिस बात की वजह से, जिस चीज से आप नाराज होकर के जो ये टैक्स लगा रहे हो, ये समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारी स्थितियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब वो वहां गए तो पहले तो चर्चा हुई। चर्चा के बावजूद श्रीधर ने जब उनको ये कहा कि आप जो ये कर रहे हैं, बड़े आपकी पीढ़ियां इस पाप को भुगतने के लिए तैयार रहें, तो इस बात, मतलब जिस तरीके का टोन के साथ में पंडित श्रीधर और उनके साथ जो 4-5 पंच गए थे उन्होंने जवाब दिया, उससे नाराज होकर के सालम सिंह ने कहा कि अब तो आप यहीं से आदेश जारी करो। तो पंडित श्रीधर जो 84 गांवों के पंच थे, उन्होंने ये कहा भी कि असल में आप आर्थिक स्थितियां खराब होने की वजह से कर नहीं लगा रहे हो, कर इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपको हरजल जी पालीवाल ने अपनी बेटी देने से मना कर दिया है। उसने सालम सिंह ने कहा कि वो हरजल जी पालीवाल का मसला है, वो माने या ना माने, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चूंकि राज्य की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, किशनगढ़ का दुर्ग खरीदा है, बीकानेर से युद्ध किया है, अकाल की स्थितियां हैं, लिहाजा सिंध से चारा पानी भी मंगवाना है, अनाज भी मंगवाना है और चारे पानी की व्यवस्था भी करनी है। और साथ में अभी कुछ समय पहले ही राज परिवार की जो बारात गई थी बीकानेर, एक राज परिवार में शादियों की व्यवस्था हुई थी, सालम सिंह के खुद के लड़के की शादी हुई थी, बीकानेर बारात गई थी और उसमें बहुत भयंकर पैसा खर्च किया गया था। ऐसे में आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, वो हरजल जी का मामला है, वो जो जाने, वो उनका मुझे कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उनको बंदी बनवा दिया और कहा कि यहीं से आप आदेश जारी कीजिए अपने गांव में, उसके बाद ही जब गांव में ये रजामंदी हो जाएगी कि हम टैक्स देंगे, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। जब ये बात वापस हरजल जी के पास पहुंची कि पंडित श्रीधर जैसे 84 गांवों के पंच को भी दीवान सालम सिंह ने कैदी बना दिया और उनके साथ बाकी लोग जो गए थे उनको भी कैद किया है। उन्होंने गांव के मुखिया गोवर्धन जी पालीवाल के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थितियां आ रही है कि मेरी एक बेटी की इज्जत की वजह से पूरे समाज की इज्जत दांव पर लगी हुई है, पूरे समाज का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि सालम सिंह अगर क्रूरता पर उतर आया, उसने अपने सिपाहियों को इन गांवों में भेज दिया, तो फिर जो अत्याचार की इंतहा होगी वो सोच करके किसी की भी रूह कांप उठती है। लेकिन जब तक पंडित श्रीधर को कैदी बनाया तब तक इस बात को आंधियों ने अपने कांधे पर लादा और रेत की तरह पूरी रियासत में बिखेर दिया। माने हर घर, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी थी कि दीवान सालम सिंह और पालीवाल आमने सामने हो चुके। इसी बीच इन पालीवालों के 84 गांवों के अंदर ही एक गांव था काठोड़ी, जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर के तैयार हो चुका था और श्रावण की पूर्णिमा को इस मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। लेकिन पालीवाल समाज के जो मुखिया है 84 गांवों के पंडित श्रीधर, वो तो दीवान की कैद में है, दूसरे पंच भी दीवान के कैद में है, और जब समाज के पंच दीवान की कैद में है तो किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है। लिहाजा 30-40 लोग, क्योंकि अब किसी 1-2 लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि वो जाकर के सालम सिंह से बात कर सके, मौजूद 30-40 लोग वापस जैसलमेर गए, दीवान से मिलने के लिए पहुंचे। दीवान ने बाकी लोगों को बाहर रोक दिया, 2 को अंदर बुलाया, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि चूंकि पूर्णिमा के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, सारे गांवों के लोग आएंगे, तो हम समाज के लोग बैठ करके बात करेंगे और शायद कोई रास्ता निकल सके। लेकिन जब तक हमारे समाज के मुखिया आपकी कैद में है तो फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का कार्यक्रम भी नहीं हो सकता, तो समाज एकजुट ही नहीं होगा, तो हम कैसे फैसला लें। हालांकि वहां पर सालम सिंह ने बेहद सख्ती से पेश आए कि समाज एकजुट होना, चर्चाएं करना और फैसला लेना, ये कौन सी बात हुई, राज का आदेश है जिसे मानना पड़ेगा। लेकिन आखिरी इस चेतावनी के साथ पंडित श्रीधर और बाकी 4-5 लोगों को मुक्त किया कि पूर्णिमा तक का आपका समय है, एकम की सुबह राज के घोड़े आपके गांव की गलियों तक पहुंच जाएंगे। वो जो लोग लेने के लिए आए थे, उन्होंने जब पंडित श्रीधर और 4-5 पंचों को लिया तो उनकी स्थिति देख करके कई रातों से पंडित श्रीधर और वो बाकी के पंच सो नहीं पाए थे। उनका शरीर पूरा पिटाई, बर्बर पिटाई के निशान उनके शरीर पर थे। और कहा जाता है कि असल में मनोवैज्ञानिक स्तर पर सालम सिंह ये चाहता था कि पंडित श्रीधर समेत इन पंचों पर इतना अत्याचार किया जाए
कि जो कर लगाया है उसकी अपील तो बहुत दूर की बात है। पंडित श्रीधर अपने ही मुंह से ये कह दे कि हम तो हरजल सिंह से भी ये आग्रह कर लेते हैं कि वो अपनी बेटी आपको दे दें। असल में सालम सिंह ये चाहता था और इसी बात की टोह लेने के लिए दिन में वो 2-3 बार खुद जाता था कि श्रीधर और बाकी लोगों के क्या हाल है, क्या पता वो मुझे सामने देख करके कह दे कि भाई साहब आज़ाद कर दो, आप कहते हो तो हरजल जी से हम भी जाके आग्रह कर लेंगे, कर भी दे देंगे। और जो आपकी वो जो जिद है जिसकी अब आप सीधे तौर पर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इतने क्रूर क्यों हुए हैं, हमसे पाली वालों से दुश्मनी क्यों पाली है, उसकी जो मूल वजह है वो भी हम समाधान कर लेते हैं। लेकिन पंडित श्रीधर ने तमाम अत्याचार झेलने के बावजूद और उनके साथ बाकी के जो 4-5 बंदे उन्होंने अत्याचार झेलने के बावजूद कोई रास्ता नहीं, इस तरह की स्वीकारोक्ति नहीं दी। खैर पूर्णिमा तक का अल्टीमेटम देकर के उनको मुक्त किया गया। वो बाहर आए, सोचा दूसरे समाजों से सपोर्ट ले, किससे ले? राजपूत समाज के लोग अब रहे नहीं, जो ठाकुर, जो सालम सिंह को जिन जिन ठाकुरों के प्रति ऐसा अंदेशा था कि ये विरोध में आवाज़ उठा सकते, उनको मरवा दिया गया। और कुछ जो इनके सपोर्ट भी नहीं आ सकते थे लेकिन विरोध करने की भी हिम्मत नहीं थी, वो रियासत छोड़ करके बाहर जा चुके थे। जो दूसरी जातियां थी, जैन धर्म के लोग थे, बनिया थे, उनसे सपोर्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन सालम सिंह के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने को मुकर्रर नहीं था, हिम्मत नहीं थी किसी के अंदर। खैर पंडित श्रीधर और ये सारे लोग वापस गए। समय आया पूर्णिमा का, सारे समाज के लोग काठोड़ी गांव के अंदर जो राम मंदिर था वहां इकट्ठे हुए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, लेकिन पंडित श्रीधर ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गांव के जो 84 गांवों के लोग आए, मौजूद लोग आए हुए थे, उनसे बात की। पंडित श्रीधर ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि राज का यह आदेश जारी हुआ है कि हमें ये लाग देना पड़ेगा, लेकिन महारावल ने हमें ये वचन दिया था कि पालीवाल लोगों को बसाते समय कि आपसे कभी भी रियासत में लाग नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस समय ये घटनाक्रम हो रहा था उस समय जैसलमेर महारावल उदयपुर गए हुए थे, क्योंकि उनके राजकुमार का जन्म हुआ था, उनकी शादी उदयपुर हो रखी थी, राजकुमार का जन्म हुआ था और जन्म के बाद में राजकुमार का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था। पालीवालों ने इस सिलसिले के बीच में संदेश भी पहुंचाया उदयपुर, लेकिन राजकुमार जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, लिहाजा महारावल वापस जैसलमेर पधारे नहीं। अब जब महारावल पधारे नहीं, सत्ता पूरी तरह से दीवान सालम सिंह के हाथ में, और सालम सिंह कितना क्रूर था ये सब लोग जानते थे। ऐसे में अब फैसला लेने का समय था। पंडित श्रीधर ने कहा कि हमारे पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो हम लाग दें, कर दें, और या फिर ये गांव छोड़कर चले जाएं। लेकिन लाग देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज उसने हमें टॉर्चर करने के लिए टैक्स का ऐलान किया है। हमने अगर ये बहुत सहूलियत के साथ दे दिया तो उसे लगेगा कि अब भी ये झुके नहीं है, तो कल को फिर इससे भी बड़े टैक्स लादे जाएंगे, हमें टॉर्चर करने के दूसरे रास्ते निकाले जाएंगे। तो वहां मौजूद लोगों में से कईयों ने ये आवाजें उठाई कि हम बदला लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, वो हमारी ताकत से अनजान है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन पंडित श्रीधर ने कहा कि आखिर हम अगर युद्ध भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, तो खून किनका बहाएंगे? एक दीवान की वजह से हम अपने ही लोगों का खून बहाएंगे। और लंबी चर्चा के बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया कि हम सभी लोग, आज पूर्णिमा है और कल एकम का आज ही का दिन हमारे पास में, और आज के आज सारे लोग 84 गांव खाली कर दिए जाएंगे। और साथ में ये कहा कि जिस मूर्ति की, जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, हम अपने भगवान को भी अपने साथ ले जाएंगे। यह ऐलान होते ही 84 गांव, आप समझिए कि आज भी जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व राजस्थान या फिर देश के शायद सबसे कम जनसंख्या, राजस्थान का लिहाज से सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जैसलमेर का 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आज भी 4-4, 5-5, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर गांव हैं। और उस समय सोचिए कि 84 गांव थे तो कितने दूर हुआ करते थे। शाम तक सारे गांवों के पंच अपने अपने गांवों में पहुंचे और गांवों में जाकर के ये सूचनाएं दी कि हमें आज की रात ही ये सारे गांव खाली करने हैं। तमाम दूसरी जातियां भी थी जो उस समय पाली वालों के इन 84 गांव में रहती थी, चाहे वो दर्जी हो, सुथार हो, कुम्हार हो, नाई हो, भील हो, मेघवाल हो, जो सदियों तक पाली वालों के साथ रहे। उन्होंने भी रातों रात पाली वालों के साथ ये गांव खाली करने का ऐलान किया। लेकिन जाते तो क्या लेके जाते? कुछ धन दौलत, कुछ पैसे, कुछ गहने, कुछ जरूरी बिस्तर, कपड़े वगैरह, क्योंकि सारा सामान ले जाना संभव नहीं था। उसी रात सारे 84 गांव खाली हुए। अगले दिन राज के घोड़े, क्योंकि पूर्णिमा की रात तक वापस दीवान सालम सिंह को ये सूचना पहुंची नहीं थी कि पाली वालों ने सहमति दी है, लिहाजा वो ये मान चुका था कि उसके आदेश के अब
अवहेलना हो चुकी है और ऐसे में राज ने अपने घोड़े भेजे। गांव की गलियों को रौंदते हुए राज के सिपाही जब पहुंचे, उन्हें गांव खाली मिले। घर तो थे लेकिन उसमें लोग नहीं थे। वो मंदिर तो था लेकिन उसमें भगवान नहीं थे। मवेशी थे लेकिन उनके मालिक नहीं थे। घोंसले थे लेकिन उनके परिंदे नहीं थे। उसके बाद में ये 84 गांव वीरान हो गए और उन्हीं 84 गांवों में एक गांव कुलधरा था जो सबसे ज्यादा वीरान हुआ। आज भी वो वीरान है। उन गांवों के हालात आज भी खंडहर की स्थिति में हैं, क्योंकि जो बड़े पत्थर थे, जो कीमती पत्थर थे, वो तो आसपास के गांवों के लोग ले गए, लेकिन पीछे खंडहर पड़े घरों की में को आज भी इंतजार है कि कोई सन्नाटा जो इनकी छाती को चीरता है, इस गांव की गलियों की छाती को, उसको भेदने के लिए कोई लोग आए। और इन्हीं खंडहर हुए गांवों को समय के साथ में भूतिया गांव कहा जाने लगा और प्रेत आत्माओं को दिखाते हुए ऐसी इंटरनेट की दुनिया में तमाम कहानियां बनी। तो ये थी कुलधरा की वो कहानी जो इतिहास में दर्ज है। ऐसी ही और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।